नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम मेवाड़ के इतिहास को पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत भी हमने राणा कुंभा के इतिहास को या फिर राणा कुंभा तक पिछले क्लासों में कवर कर लिया था। अगर साथियों आपने वह क्लासें नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे अवश्य वहां से देख सकते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे राणा कुंभा के पश्चात में बनने वाले शासकों के बारे में जानकारियां कि भाई किस प्रकार से राणा कुंभा का अंत होता है और उनकी मृत्यु के पश्चात में कौन कौन से शासक आते हैं और उनके द्वारा कौन कौन से बेहतरीन कार्य होते हैं जो कि किए गए थे। साथियों, अगर आप राजस्थान पटवारी भर्ती, राजस्थान पुलिस भर्ती और राजस्थान रीट भर्ती इन तीनों ही एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ साथियों हमारे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि जिस प्रकार से हमने आप सभी के लिए यहाँ पर कंटेंट तैयार किया है यह बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। और साथियों, मेरा विश्वास मानिएगा कि आपको आने वाले एग्जाम्स के अंतर्गत यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस क्लास की। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर लिखा है उदयकरण। देखिए, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भाई उदयकरण कौन था, उदा कौन था। साथियों, उदयकरण और उदा एक ही व्यक्ति हैं जो कि राणा कुंभा की हत्या करता है। साथियों, आइए जानते हैं इसके बारे में विशेष जानकारियां कि भाई किस प्रकार से इसके बारे में जानकारी हमारे लिए बनती है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से साथियों इंपॉर्टेंट बनती है। साथियों देखिए, मैंने लिखा है उदयकरण, तो यह राणा कुंभा के पश्चात में बनने वाला शासक होता है। इसका नाम साथियों उदा भी मिलता है और इसे पितृहंता भी कहा जाता है। साथियों, टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसके टाइम पीरियड में हमारे लिए आता है 1468 से लेकर 1471 ईस्वी के मध्य का टाइम पीरियड, जो कि उदयकरण या फिर उदा का टाइम पीरियड होता है। यानी कि साथियों इस काल के मध्य में मेवाड़ के अंतर्गत उदयकरण या फिर उदा का शासनकाल रहा था। अब साथियों बात करते हैं इसके बेसिक परिचय की कि भैया कौन था, किस प्रकार से यह शासक बनता है। साथियों देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है राणा कुंभा का पुत्र एवं उत्तराधिकारी। देखिए साथियों, ऊपर लिखा था मैंने पितृहंता। पितृहंता का मतलब होता है कि पिता की हत्या करने के पश्चात में जो व्यक्ति शासक बनता है साथियों वह पितृहंता शासक कहलाता है। तो साथियों देखिए, यह पितृहंता शासक है और यह राणा कुंभा का पुत्र है, यानी कि इसने राणा कुंभा की हत्या कर दी थी। और साथियों यह उनका उत्तराधिकारी भी है, यानी कि कुंभा की हत्या के पश्चात में यह तुरंत गद्दी पर बैठता है साथियों, इसीलिए इसे उत्तराधिकारी का दर्जा भी प्राप्त है। साथियों अब देखिए, एक व्यक्ति होता है जो अपने पिता की हत्या करने के पश्चात में शासक बनता है। तो साथियों इसी चीज से सारे के सारे जो राजपूत होते हैं, सारे के सारे सामंत होते हैं, जो जागीरदार होते हैं, वह इससे नाराज होते हैं और वह एक तरीके से इसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और साथियों उस विद्रोह के अंतर्गत इसे देश निकाला प्राप्त होता है, यानी कि इसे देश निकाला दे दिया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है मेवाड़ के सामंतों ने अल्पकाल में ही देश निकाला दे दिया तथा मालवा में जाकर इसने शरण ली थी तथा वहीं पर बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई इसका जीवन काल किस तरह से चला होगा। छोटा सा टाइम पीरियड इनका रहा है, लगभग 3 साल का टाइम पीरियड इसका रहता है साथियों, कि भाई 3 साल में यह पिता की हत्या करने के पश्चात में शासक बनता है। और साथियों शासक बनने के कुछ समय पश्चात में राज्य के सामंतों और जो राजपूत सरदार थे, राजपूत व्यक्ति थे, उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया कि भाई यह हमारा शासक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये इसने अपने पिता की हत्या करी है, हमारे महाराज की इसने हत्या करी है। तो साथियों इसी प्रकार से वह इससे नाराज रहते हैं और इसे एक तरीके से देश निकाला दे देते हैं। साथियों देश निकाला मिलने के पश्चात में हमारा उदा या फिर उदयकरण पहुंचता है मालवा में। साथियों मालवा में तत्काल में सुल्तानों का शासन चल रहा था, यानी कि मुसलमानों का शासन चल रहा था। तो यह मालवा में जाकर सुल्तान के पास में शरण लेता है और साथियों कहा जाता है कि वहीं पर इसकी बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है। साथियों देखिए, इसकी बिजली गिरने से मृत्यु हो चुकी है। अब पीछे से आपको देखने को मिलेगा कि वह जिस दिन इसको एक तरीके से देश निकाला प्राप्त हुआ था, तो साथियों उसी दिन के आसपास में लगभग महाराणा रायमल, जो कि साथियों राणा कुंभा के सेकंड पुत्र होते हैं, यह शासन कार्य संभालना शुरू कर देते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई करीब संभालना शुरू कर देते हैं, परंतु इसकी मृत्यु साथियों 1471 के दिन होती है। तो 1471 में इसकी मृत्यु के पश्चात में एक तरीके से स्थायी तौर पर अपने महाराणा रायमल ने शासन की भागडोर संभाल ली थी। तो साथियों अब बात करते हैं महाराणा रायमल के बारे में कि भाई यह कौन है, किस प्रकार से यह हमारे लिए शासन बनते हैं और एग्जाम की दृष्टि से साथियों इनके इंपोर्टेंट कार्य कौन कौन से होते हैं। तो साथियों देखिए, अब देखिए हमने जाना था उदयकरण के बारे में। अब उदयकरण के पश्चात में साथियों शासक कौन बन रहा है, तो हमारा महाराणा रायमल बनते हैं। साथियों रायमल के पश्चात में इन्हीं के पुत्र बनेंगे महाराणा सांगा। तो उनके बारे में भी मैं आप सभी के लिए साथियों पूरी डिटेल में पूरे विस्तृत तौर पर अध्ययन की कोशिश करूंगा। तो प्लीज क्लास में बने रहिए और अगर साथियों आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, जिसे आप वहां से अवश्य देख सकते हैं। साथियों देखिए, शुरुआत करते हैं अब महाराणा रायमल के बारे में बेसिक जानकारियों की। तो साथियों सबसे पहला बात होता है टाइम पीरियड का, यानी कि साथियों इसका टाइम पीरियड क्या बनता है, तो टाइम पीरियड बनता है 1471 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी के मध्य का।
तो साथियों आप कह सकते हैं कि वे 1471 से लेकर 1509 ईस्वी के मध्य के अंतर्गत अपने महाराणा रायमल का शासनकाल रहा था। मेवाड़ क्षेत्र के ऊपर इन्होंने शासन कार्य किया था। साथियों अगर बात करते हैं इनके परिचय के बारे में कि भाई यह कौन थे, तो देखिए मैंने आपको बताया था यह उदयकरण के तो छोटे भाई हैं और राणा कुंभा के पुत्र हैं, छोटे पुत्र। तो साथियों मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि भाई राणा कुंभा का छोटा पुत्र तथा उदयकरण का उत्तराधिकारी। साथियों उत्तराधिकारी का मतलब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, आज फिर से बता रहा हूं। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि भाई एक शासक की मृत्यु के पश्चात में अगला जो भी शासक बनता है साथियों लगातार, तो वह उसका उत्तराधिकारी कहलाता है। साथियों पश्चात में बनने वाला शासक उसका अगले वाले का उत्तराधिकारी कहलाता है। तो साथियों इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भाई राणा कुंभा का तो छोटा पुत्र है तथा उदयकरण का यह उत्तराधिकारी था। अब साथियों बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। परिचय तो हमने कवर कर लिया है। अब साथियों बात करेंगे इनके द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में। तो देखिए साथियों इन्होंने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। साथियों यह मंदिर कौन सा मंदिर है, तो यह वही मंदिर है जो कि उदयपुर में स्थित है साथियों, और इसका निर्माण बप्पा रावल के द्वारा या फिर काला भोज के द्वारा करवाया गया था। साथियों बप्पा रावल के बारे में हमने पूरी क्लास कवर करी है, पूरे डिटेल में उनके बारे में हर जानकारी साथियों मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से उपलब्ध करवाई थी। अगर आप जाकर सर्च करेंगे ऑनलाइन स्टडी ORG बप्पा रावल, तो साथियों आपको एक विशेष कवरेज के तौर पर एक विशेष तरीके से आपको जो क्लास पैटर्न करी गई थी वह आपको प्राप्त होगी। और साथियों मैं आशा करता हूं आपको वो जानकारियां, वो क्लास बहुत ही बेहतरीन लगेगी। तो प्लीज़ साथियों आप इस क्लास को और उस क्लास को भी अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि आपके अन्य सभी साथीगण, आपके सभी प्रियजन इस क्लास का आनंद उठा सकें और वह भी इस क्लास का लाभ प्राप्त कर सकें। साथियों शुरुआत करते हैं वापस से क्लास की। तो देखिए मैंने आपको बताया कि भाई इसने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। साथियों एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, तो यह उदयपुर में स्थित है। और किसने बनवाया था, तो यह बप्पा रावल या फिर काला भोज के द्वारा बनवाया गया था। साथियों बप्पा रावल और काला भोज एक ही व्यक्ति हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है साथियों। बप्पा रावल और काला भोज एक ही व्यक्ति हैं। तो साथियों शुरुआत करते हैं आगे जानकारियों की। तो देखिए एकलिंग नाथ मंदिर का तो इसने पुनर्निर्माण करवाया तथा चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों देखिए एक मंदिर तो है जिसका तो पुनर्निर्माण इसने करवाया था, और दूसरा मंदिर है अद्भुत शिव जी का चित्तौड़ में जो स्थित है साथियों मंदिर है यह, इसका उन्होंने पूरा का पूरा निर्माण कार्य संपन्न करवाया था। साथियों आगे बात होती है इन्हीं की रानी होती है श्रृंगार देवी। तो साथियों देखिए मैंने आपको बताया था आवल बावल की संधि के समय के अंतर्गत राणा कुंभा के पुत्र अपने रायमल के साथ में इसका विवाह तय होता है, जो कि साथियों राव जोधा की पुत्री होती है श्रृंगार देवी। तो साथियों श्रृंगार देवी का विवाह हुआ था हमारे महाराणा रायमल के साथ में, जो कि महाराणा कुंभा के छोटे पुत्र हैं। साथियों इनकी रानी होती है, यानी कि महाराणा रायमल की रानी बनती है श्रृंगार देवी। अब देखिए श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में गोसुंडी तालाब का निर्माण करवाया तथा वहां पर गोसुंडी अभिलेख का एक तरीके से उत्कीर्णन भी करवाया था। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई श्रृंगार देवी कौन थी। यह अपने मारवाड़ की राजकुमारी हुआ करती थी। और साथियों अगर पत्नी, ये बात करते हैं किसकी बहू थी किसकी पत्नी थी, तो साथियों यह कुंभा की तो बहू थी और पत्नी थी हमारे महाराणा रायमल की। साथियों श्रृंगार देवी ने अपने चित्तौड़ के अंतर्गत जो गोसुंडी का शिलालेख और गोसुंडी तालाब का निर्माण करवाया था। साथियों आगे बात करते हैं महाराणा रायमल के पुत्रों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा सांगा और जयमल और जयदेव। साथियों अब इनके मध्य में क्या होगा, उत्तराधिकार का विवाद होगा। साथियों देखिए महाराणा रायमल को मन में विश्वास था कि भाई मेरे पुत्र ऐसे अयोग्य पुत्र नहीं है, क्योंकि यह जो मेरी मृत्यु के पश्चात में एक तरीके से शासनकाल संभाल लेंगे। साथियों इनको भय था कि अगर मैं अपने जीते जी ही अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दूंगा, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा, तो यह पुत्र मेरे सामने ही लड़ पड़ेंगे। तो साथियों इसीलिए महाराणा रायमल ने अपनी मृत्यु तक कभी भी किसी भी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। परंतु साथियों इनको मन में हमेशा से लगी रहती थी कि वे पिताजी की मृत्यु के पश्चात में मैं शासक बनूंगा, मैं शासक बनूंगा। साथियों अलग अलग सभी व्यक्ति कहते थे कि मैं शासक बनूंगा। तो देखिए एक बार ये चारों मिलकर पहुंचते हैं एक ऋषि के पास में, और साथियों ऋषि से अपना हाथ दिखाते हैं और पूछते हैं कि भाई आप हमें बताइए कि भाई हम चारों भाइयों में से किसके हाथ में या फिर किसके अपने किस्मत के अंतर्गत राज शासन बनने का या फिर राजा बनने की जो लकीर खींची हुई है। तो साथियों वो देखता है, यानी कि ज्योतिष से देखता है, महात्मा देखते हैं और वह कहते हैं कि भाई पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि साथियों सबसे बड़ा पुत्र है, तो इसे तो वह पहले ही सिरे से नकार देते हैं कि भाई आपके हाथ के अंतर्गत ऐसी कोई लकीर नहीं है जो कि शासन आपको बनाती है। साथियों अगली बात होती है राणा सांगा के बारे में। तो राणा सांगा के बारे में साथियों उसने कहा था कि भाई आपके हाथ में जरूर ऐसी चीजें हमें दिखती है जो कि बड़े संघर्ष के पश्चात में साथियों आपको या फिर बड़े संघर्ष के पश्चात में राणा सांगा को एक तरीके से अपने शासन कार्य का भागदौड़ संभलवाएगी। तो साथियों आप देख सकते हैं कि वे पृथ्वीराज को नकार दिया, इसको
कहाँ है, हाँ कि आपको हो जाएगा। साथियों अब जयमल और जयदेव बचे थे। अब इन्हें तो कोई मतलब था ही नहीं साथियों, क्योंकि जयमल एक शराबी व्यक्ति था, नशेड़ी व्यक्ति था, अयोग्य व्यक्ति था, तो इससे तो कोई मतलब था नहीं। और साथियों इसकी ज़्यादा कोई अभिलाषा नहीं थी कि मैं शासन कार्य संभालूं। तो दोनों के बीच में साथियों संघर्ष का आरंभ होता है। अब साथियों आप देख सकते हैं कि भाई पृथ्वीराज बड़ा पुत्र है, अपना राणा सांगा छोटा पुत्र है, सेकंड नंबर का पुत्र है, और इसके पश्चात में 2 पुत्र और भी हैं। तो साथियों पृथ्वीराज राठौड़ अपने भाई जयमल, जो कि साथियों नशेड़ी है, बिगड़ेल व्यक्ति है और एक अयोग्य व्यक्ति है, इसके साथ में मिलकर राणा सांगा की हत्या करने का षड्यंत्र रचता है। क्योंकि साथियों आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ज्योतिष्य ने भी घोषणा कर दी थी, और साथियों ज्योतिष्य की घोषणा के पश्चात में यह एक चारण महिला के पास में भी जाते हैं। साथियों कहा जाता है कि उस चारण महिला की जो भी भविष्यवाणी होती थी वह सत्य होती थी, इसीलिए यह पहुंचते हैं चारण महिला के पास में भी, और चारण महिला ने भी साथियों जिस प्रकार से ज्योतिष्य ने जो बात कही थी वह वापस से रिपीट कर दी थी। साथियों इस चीज से इन्हें विश्वास हो गया था दोनों को कि भाई अब हमारा छोटा भाई जो कि सेकंड नंबर का अपने राणा रायमल का पुत्र है, यह शासन कार्य संभाल लेगा कुछ समय पश्चात में। तो साथियों अपना पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार यह और दोनों अपने जयमल दोनों मिलकर एक तरीके से राणा कुंभा की हत्या, माफी राणा सांगा की हत्या करने की तैयारी करते हैं। साथियों जब इसको भनक पता चलती है कि भाई मेरे दोनों बड़े भाई, बड़ा और छोटा भाई मिलकर मेरी हत्या करना चाह रहे हैं, तो हमारे राणा कुंभा साथियों अजमेर भाग जाते हैं, यानी कि मेवाड़ को छोड़कर अजमेर में भाग जाते हैं साथियों, और वहाँ पर अपने जीवन काल का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा वहाँ पर व्यतीत करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। अपने आप को तैयार करने का मतलब साथियों होता है कि भाई अब शासन कार्य संभालने की, शासन कार्य करने की और सेना के साथ में युद्ध करने की तैयारियां वह वहाँ पर करते हैं, अपनी सेना को संगठित करते हैं, ताकि वह जब मेवाड़ में वापस से आएंगे तो वहाँ पर उन्हें अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष में उन्हें विजय प्राप्त होगी। तो साथियों इस प्रकार से तीनों भाइयों के मध्य में संघर्ष चलता है, और यह संघर्ष साथियों बहुत ज़्यादा लंबा चलता है। हमारे राणा सांगा को अजमेर के अंतर्गत शरण लेनी पड़ती है। और साथियों पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में बात करते हैं तो देखिए यह उड़ना राजकुमार, अगर साथियों आपको एग्जाम में कई बार बनता है कि भाई उड़ना राजकुमार किसका नाम है, तो साथियों उड़ना राजकुमार हमारे पृथ्वीराज सिसोदिया का ही है। देखिए साथियों ये तेज गति का धावक होने के कारण या फिर तेज गति का घुड़सवार होने के कारण इसे उड़ना राजकुमार की उपाधि प्राप्त थी। साथियों इनका जो घोड़ा था जो बहुत ही तेज दौड़ता था, इसीलिए इन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता था, और यह हमारे राणा रायमल के बड़े पुत्र थे। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई इस युद्ध के अंतर्गत इनके मध्य साथियों जो विवाद कार्य चल रहा था, जब हमारे राणा सांगा अजमेर नहीं गए थे तो उससे पहले भी साथियों इनके मध्य में छोटा मोटा विवाद होता है, और उस विवाद के अंतर्गत इन्होंने राणा सांगा की एक आंख फोड़ दी थी। साथियों इसी आंख फोड़ने की घटना से एक तरीके से राणा कुंभा को बड़ा आहत होता है कि भाई मेरा भाई मेरी आज आंख फोड़ सकता है तो वह मेरी हत्या भी कर सकता है। और साथियों उसके पश्चात में इन्हें पता चल ही गया था कि भाई दोनों भाइयों ने मेरी हत्या करने का प्लान बना लिया है, इसीलिए यह निकल जाते हैं अजमेर के अंतर्गत। साथियों कुछ समय पश्चात में आपको एक बार देखने को मिलेगा एक घटना होती है, इनकी एक बहन भी होती है। साथियों सिरोही का शासक होता है जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा इनका बहनोई होता है। साथियों एक समय की बात होती है कि इनकी जो सिरोही का शासक जगमाल देवड़ा इनकी बहन के साथ में मारपीट करता है, जो कि साथियों इनकी बहन होती है जगमाल देवड़ा की पत्नी। और जगमाल देवड़ा कौन है, तो इन चारों का जीजा है। तो साथियों वो जीजा अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करता है। साथियों इसी चीज को देखते हुए पृथ्वीराज सिसोदिया पहुंचते हैं सिरोही के अंतर्गत जगमाल देवड़ा के दरबार में और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। परंतु साथियों खाने में जब वहाँ पर खाना परोसा जा रहा था इन्हें, यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज सिसोदिया को माफ कीजिएगा, सिसोदिया को जब खाना परोसा जा रहा था तो खाने के अंतर्गत जगमाल देवड़ा ने इन्हें जहर दे दिया था। साथियों जब जहर का खाना यह खाकर वापस से लौटते हैं चित्तौड़ के अंतर्गत, और चित्तौड़ में दुर्ग में घुसने से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों आपको देखने को मिलेगा, इतिहास में आता है कि वह चित्तौड़ दुर्ग के बाहर ही हमारे को देखने को मिलता है अपने उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी बनी हुई है। तो साथियों इस प्रकार से इनकी मृत्यु होती है, और इनकी मृत्यु के पश्चात जब खबर लगती है राणा सांगा को कि भाई मेरा भाई मारा जा चुका है, तो राणा सांगा वापस से पहुंचते हैं मेवाड़ के अंतर्गत और अपना शासन कार्य शुरू करते हैं। अब साथियों बात करेंगे राणा सांगा के इतिहास के बारे में, पूरी डिटेल साथियों मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लिख कर आया हूँ। और साथियों मैं आशा करता हूँ जानकारियाँ आपको अगर बेहतरीन लग रही है, आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा। आइए साथियों शुरुआत करते हैं राणा सांगा या फिर राणा संग्राम सिंह के बारे में, इनके इतिहास के बारे में कि भाई किस प्रकार से इनका इतिहास बनता है, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों मैं हेडिंग डाल रखी है राणा सांगा और संग्राम सिंह। आप साथियों समझ चुके होंगे कि भाई किस प्रकार से शासन कार्य होता है और किस प्रकार से यह राजा बनता है। यानी कि साथियों महाराणा रायमल के पश्चात में शासक बनते हैं हमारे राणा सांगा। साथियों कुछ युद्ध हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं घटा है।
कुछ समय के अंतर्गत ही साथियों सारा जो मैंने तामझाम आपको बताया था यह यहाँ पर घटता है और उसके पश्चात में राणा सांगा या फिर संग्राम सिंह को मेवाड़ की गद्दी मिल जाती है। साथियों अब देखिए यह कौन थे, इनका परिचय मैंने लिखा है भाई, रायमल का पुत्र और उत्तराधिकारी हैं। यह महाराणा रायमल के पुत्र थे और उत्तराधिकारी भी थे। सत्ता प्राप्ति हेतु इन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ में संघर्ष करना पड़ा था तथा कुछ समय के लिए अजमेर में करमचंद पंवार के पास में छिपकर समय बिताया था। तो साथियों आप समझ चुके होंगे कि जो जिस प्रकार का संघर्ष होता है, मैंने आपको बताया था कि भैया अजमेर में जाकर भी अपना जीवन काल व्यतीत करते हैं, कुछ समय वहाँ पर रहते हैं। तो साथियों वही चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक बार फिर से लिखने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ साथियों आप इसे नोट कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर किए हैं। अगर साथियों आप हमारी क्लास एक बार देख रहे हैं और एक बार इसके पश्चात में एक बार इसे रिविजन के तौर पर पूरा यानी कि इंटू 2 की स्पीड करके देख लेंगे, तो साथियों मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी कहानी एक बेहतरीन तरीके से साथियों रिलेट हो जाएगी। अगर साथियों आपको डेट्स याद करने में कुछ परेशानी होती है कि भाई जैसे कि इनका टाइम पीरियड क्या होता था, तो टाइम पीरियड इनका आता भी नहीं है एग्जाम्स में, कभी भी किसी भी व्यक्ति का टाइम पीरियड नहीं आता है। साथियों अगर आएगा तो भाई युद्धों की तारीख आती है, जैसे कि यह यहाँ पर चंदेरी का युद्ध हो रहा है। तो साथियों चंदेरी का युद्ध हुआ था जनवरी 28 के अंतर्गत 1528 में, 17 मार्च को हुआ था साथियों, 17 मार्च 1527 को दिन अपने खानवा का युद्ध हुआ था। तो साथियों इन युद्धों की तारीख आती है, उनकी तारीख साथियों आपको ट्रिक्स के माध्यम से मैं आने वाले समय के अंतर्गत आने वाली क्लासों के मध्य में याद भी करवा दूंगा। साथियों शुरुआत करते हैं वापस से इस क्लास की। तो देखिए इन्होंने अपने भाई के साथ में संघर्ष किया था और उस संघर्ष के समय साथियों इन्हें अजमेर में करमचंद पंवार के पास में जाकर छिपना पड़ा था, यानी कि इन्होंने अपने जीवन काल का कुछ समय करमचंद पंवार के पास में बिताया था। साथियों करमचंद पंवार कौन है, तो यह एक प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करता था तत्काल के अंतर्गत अजमेर क्षेत्र में। साथियों इसके पास वो छोटी बड़ी सेना भी थी और यह इसके पास में रहकर अपना जीवन काल व्यतीत करते हैं और खुद को प्रिपेयर करते हैं आने वाले समय के लिए। साथियों आगे बात होती है तो देखिए राणा सांगा एक बहुत ही साथियों वीर व्यक्ति होते हैं, बहुत ही बलवान व्यक्ति होते हैं, इसीलिए इन्हें सैनिकों का भग्नावेश तथा हिंदू पथ की उपाधि प्राप्त थी। साथियों देखिए यहाँ सैनिकों का भग्नावेश कहलाए तथा हिंदू पथ की उपाधि ग्रहण करी थी। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इन्होंने हिंदू पथ की उपाधि ग्रहण करी थी और इसे साथियों इतिहासकारों ने सैनिकों का भग्नावेश कहा था। साथियों भग्नावेश का मतलब होता है सैनिकों का ढेर। साथियों कहा जाता है कि कर्नल टाड के अनुसार, देखिए कर्नल टाड ने साथियों इनके बारे में क्या बात कही थी तो वो मैं आपको बताता हूं। कर्नल टाड के अनुसार सांगा के दरबार में 7 राजा 9 राव तथा 104 सरदार निवास करते थे। तो आप समझ चुके होंगे कि भाई राणा सांगा का एक तरीके से शासनकाल था बहुत ही बड़ा था और साथियों उस शासनकाल के अंतर्गत भी जो बड़े बड़े लोगों का दरबार लगता था। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई 9 तो राजा हैं, एकमात्र एक बड़ा शासन साथियों सांगा के दरबार में अपने 7 तो राजा हैं, 9 राव हैं और 104 सरदारों का साथियों इनका दरबार लगा करता था। साथियों दरबार इस चीज़ से देखने को मिलता है कि भाई बहुत बड़ा होता था, जिसके अंतर्गत साथियों बहुत से व्यक्ति होते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों आप समझ चुके होंगे कि भाई ये किस प्रकार के व्यक्ति थे, तत्काल में इनकी शक्ति किस प्रकार की रही होगी। अब साथियों बात करते हैं राणा सांगा के अभियानों के बारे में, इनकी विजयों के बारे में कि भाई राणा सांगा के द्वारा कौन कौन से अभियान करे गए थे, कौन कौन सी विजय होती हैं जो कि इनके द्वारा करी गई थी। अब साथियों सबसे पहली बात होती है अफगान शासक इब्राहिम लोदी को 1517 में खातौली तथा 1518 ईस्वी में बाड़ी धौलपुर के युद्ध में पराजित किया था। तो देखिए साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है जो कि साथियों इनका पहला अभियान होता है, पहला युद्ध होता है। साथियों इन्होंने अफगान शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था 1517 ईस्वी के अंतर्गत साथियों खातौली के युद्ध में। साथियों उसके पश्चात में होता है 1518 ईस्वी के अंतर्गत बाड़ी धौलपुर। साथियों धौलपुर का क्षेत्र है, धौलपुर बाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने युद्ध में फिर से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो साथियों आप समझ चुके होंगे 1517 और 1518 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने हमारे बादशाह यानी कि हिंदुस्तान के तत्कालीन बादशाह अपने अफगान बादशाह इब्राहिम लोदी को इन्होंने पराजित किया था। साथियों अब बात करते हैं इनके अगले अभियान के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय तथा गुजरात के मुजफ्फर शाह पर भी इन्होंने विजय प्राप्त करी थी। तो साथियों देखिए यहाँ पर 2 विजय हो चुकी हैं, एक तो यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर हो चुकी है। साथियों 2 नहीं, यहाँ पर 4 हो चुकी है, क्योंकि देखिए इन्होंने 2 सालों के अंतर्गत 1517 के अंतर्गत किया था और दूसरा अभियान किया था 1518 ईस्वी के अंतर्गत, यानी कि साथियों दोनों अभियानों में इसे विजय प्राप्ति होती है। और उसके पश्चात साथियों अगला अभियान होता है अपने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय पर तथा तीसरा साथियों चौथा अभियान होता है हमारे गुजरात के मुजफ्फर शाह के ऊपर। साथियों इस दोनों ही अभियानों में भी फिर से हमारे राणा सांगा को विजय प्राप्त होती है। अब साथियों इसके पश्चात में अब शुरुआत होगी नए वास्तविक अभियानों के बारे में, जो कि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हिंदुस्तान में साथियों मुगलों की या फिर मुस्लिम शासकों की सत्ता स्थापित करने का एक छोटी छोटी कड़ियाँ स्थापित होते हैं साथियों, जो कि एक छोटी छोटी कड़ियों के तौर पर कार्य करते हैं। साथियों इन कड़ियों के
मध्य में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान के अंतर्गत, हिंदुस्तान के अंतर्गत राजपूतों की सत्ता क्षीण होती गई थी। और साथियों इसी सत्ता क्षीण होते होते एक समय ऐसा भी आएगा कि भाई संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण काल पर, यानी कि संपूर्ण हिंदुस्तान के ऊपर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। तो साथियों वो जानकारियां मैं आपको आगे की क्लासों में इंडिया जीके के अंतर्गत बता दूंगा। तो प्लीज़ आप अभी इस क्लास को वापस से नोट कीजिएगा, रिलेट कीजिएगा कि भाई फरवरी 1527 ईस्वी के अंतर्गत साथियों बयाना की झड़प होती है, जो कि बाबर की सेना साथियों इसमें पराजित होती है। साथियों देखिए, हमने इतिहास में हमेशा पढ़ा है 1527 ईस्वी के अंतर्गत खानवा का युद्ध। साथियों खानवा का युद्ध हुआ था मार्च के महीने के अंतर्गत, यानी 17 मार्च को, साथियों इसकी तारीख भी है, 17 मार्च को यह युद्ध हुआ था। परंतु साथियों 17 मार्च से लगभग एक महीने पहले, यानी कि फरवरी महीने के आसपास में साथियों बयाना नामक एक स्थान होता है जो कि भरतपुर में पड़ता है। तो साथियों बयाना के अंतर्गत बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना के मध्य में एक झड़प हुई थी। उस झड़प के अंतर्गत साथियों बाबर को एकमात्र पराजय का सामना करना पड़ा था, जो कि हमारे हिंदू सम्राट या फिर हिंदू पद के द्वारा उन्हें दी गई थी। साथियों कौन थे? राणा सांगा की सेना के द्वारा उन्हें पराजित होना पड़ा था। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई इन्होंने बाबर की सेना या फिर बाबर को भी पराजित किया था। कब किया था? तो फरवरी 1527 ईस्वी के अंतर्गत बयाना की झड़प के अंतर्गत पराजित किया था। अब साथियों उसी झड़प के एक महीने पश्चात में बाबर को लगता है कि भाई मेरी एक तरीके से नाक कट चुकी है, और साथियों वह आक्रमण करता है खानवा के युद्ध का। तो साथियों खानवा का युद्ध का आक्रमण होता है 15 मार्च 1527 को, माफ कीजिएगा 17 मार्च 1527 ईस्वी को। तो मुगल बादशाह बाबर के हाथों इन्हें इस बार पराजित होना पड़ता है। साथियों खानवा के युद्ध के अंतर्गत अपने बाबर की विजय होती है, और साथियों संपूर्ण राजस्थान के राजपूत शासक, संपूर्ण हिंदुस्तान के राजपूत शासक जो कि राणा सांगा का साथ दे रहे थे इस युद्ध के अंतर्गत, उन्हें भी साथियों उनकी पराजय का सामना करना पड़ता है। क्योंकि साथियों जब राणा सांगा इस युद्ध में जा रहे थे तो उन्होंने तैयारियों के समय संपूर्ण राजस्थान के राजपूतों से आह्वान किया था कि भाई मैं हिंदुस्तान की मिट्टी की सौगंध खाकर कहता हूं कि भाई मैं अब हमारे राजस्थान के राजपूतों को या फिर हिंदुस्तान के राजपूतों के अपने नाक को बचाने के लिए मैं इस मैदान में उतर रहा हूं। तो मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। और साथियों जिस प्रकार से जिस शासक से जितना भी बना था उसने अपनी सेना अपने सेनापतियों के साथ में यहाँ पर यानी कि खानवा के युद्ध में बाबर अपने राणा सांगा के पक्ष में भेजी भी थी, परंतु साथियों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा था। अब साथियों जो पराजय का सामना करने का कारण क्या होता है कि बाबर के पास में बहुत बड़ी बड़ी सेना थी। साथियों बाबर एक आक्रांता था, उस वह पूरी सेना के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में हिंदुस्तान में प्रवेश करता है। साथियों इसी प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि भाई उसकी सेना के अंतर्गत बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सेनाएं थी, बहुत ज़्यादा हाथी थे, बहुत ज़्यादा घोड़े थे, और साथियों कहा जाता है कि भाई उसके पास में तोपखाना भी था। साथियों तोपखाना ही एकमात्र उसकी विजय का एक मुख्य कारण बनता है, क्योंकि साथियों हिंदुस्तान के अंतर्गत राजपूतों के पास में कोई ऐसी तोपें नहीं थी, परंतु साथियों पश्चात में ये तोपें बनाना शुरू कर देते हैं। परंतु तत्काल की बात हो रही है तो तत्काल के अंतर्गत बाबर की सेना के पास में एक तोप थी जो कि साथियों बहुत ही खतरनाक होती थी, और एक ही गोले के अंतर्गत सैकड़ों सैनिकों को वह मार डालती थी। साथियों उस तोप के गोले से इतनी खतरनाक गर्मी निकलती थी जिससे कि सैनिकों का पसीना छूट जाए। साथियों उन्हें एक तरीके से जो सैनिकों को हराने में या फिर सैनिकों को पराजित करने में, बाबर अपने सांगा की सेना को पराजित करने में राणा जो बाबर की जो एक तरीके से तोप थी उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब साथियों बात करते हैं अगले अभियान के बारे में। तो देखिए साथियों जनवरी 1528 ईस्वी के अंतर्गत बाबर ने मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण किया था। साथियों मेदिनी राय कौन है? तो यह मेदिनी राय चंदेरी का शासक है। साथियों देखिए बाबर यहाँ पर आक्रमण करने के पश्चात में यानी कि खानवा के युद्ध में जीतने के पश्चात में सीधा निकलता है चंदेरी के युद्ध के लिए। साथियों चंदेरी का युद्ध होता है जनवरी 28 के अंतर्गत, जनवरी 1528 ईस्वी के मध्य में। तो साथियों इसी युद्ध के अंतर्गत राणा सांगा देखते हैं कि भाई तत्काल में मेरी पराजय इस बाबर ने करी थी, मुझे बाबर के हाथों पराजित होना पड़ा था। तो साथियों इसीलिए मैं बाबर को पराजित करने के लिए अब चंदेरी के पास जाऊंगा, यानी कि चंदेरी में मेदिनी राय के पास जाकर उसकी सहायता करूंगा जिससे कि बाबर को पराजित कर सकूं, यानी कि अपना हार का बदला लेने के लिए यह फिर से उतर रहे थे मैदान में। तो साथियों इसके सभी शासकों ने, इसके सभी राजपूतों ने और सभी सरदारों ने इसे समझाया, इसके सभी सैनिकों ने समझाया कि देखिए साहब आप मान जाइए, क्योंकि हम वहां पर जाएंगे तो जिस प्रकार से खानवा के युद्ध में हमारे साथ में जो हुआ था, खानवा के मैदान में जो हमारे साथ में हुआ था, वही घटना एक बार फिर से हमारे साथ में दोहराई जाएगी। क्योंकि हमारे पास में साथियों तत्काल में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई एक साल पहले ही तो हम युद्ध हारे हैं और हमारे पास में उचित संसाधन नहीं है, उचित हथियार नहीं है कि हम बाबर की सेना का सामना कर सकें। और इस साथियों मेदिनी राय भी कोई इतना बड़ा शासक नहीं है जो कि हम उसके साथ में मिल जाएंगे तो वह हमारी भी रक्षा कर लेगा और खुद की भी रक्षा कर लेगा। तो साथियों परंतु फिर भी हमारे राणा सांगा नहीं मानते हैं और निकल जाते हैं अपनी सेना के साथ में चंदेरी के लिए, यानी कि चंदेरी पहुंचने के लिए वह अपनी सेना के साथ में कूच कर देते हैं। परंतु साथियों मध्य प्रदेश में कालकी नामक एक स्थान आता है, वहां पर सेना
विश्राम कर रही थी। तो सेना में साथियों कुछ ऐसे सैनिक भी होते हैं जो कि निकम्मे होते हैं। तो उन सभी निकम्मे सैनिकों ने मिलकर राणा सांगा को जहर दे दिया ताकि उन्हें युद्ध में नहीं जाना पड़े। तो साथियों इस प्रकार से राणा सांगा की मृत्यु होती है और मृत्यु के पश्चात में आप देखेंगे साथियों कि उनका अंतिम संस्कार करने का लफड़ा हो जाता है। साथियों लफड़ा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपको देखने को मिलेगा इनके 4 पुत्र हुआ करते थे साथियों। 2 हैं रतन सिंह और भोजराज। रतन सिंह और भोजराज साथियों एक अलग रानी के पुत्र हैं और विक्रमादित्य और उदय सिंह अलग रानी के पुत्र हैं। साथियों विक्रमादित्य और उदय सिंह कहां पर रह रहे थे? तो यह रणथंभौर में रह रहे थे और साथियों उदय सिंह और अपने माफ कीजिए रतन सिंह और भोजराज रह रहे थे चित्तौड़ के अंतर्गत। तो साथियों अगर आप देखिए सैनिकों के पास में, सेनापतियों के पास में उनके शव को लेकर जाने की एक बहुत बड़ी विपदा होती है। इनके पास में 2 रास्ते होते हैं कि या तो वह रणथंभौर जाए या फिर वह जाए चित्तौड़ के अंतर्गत। साथियों अगर वह रणथंभौर जाते तो रणथंभौर का अंदर साथियों विक्रमादित्य बैठा था जो कि इनसे नाराज होता और वह साथियों हो सकता है इन्हें एक तरीके से सजा देकर इन्हें बंदी भी बना सकता था। और साथियों बंदी बनने के पश्चात में वह शासक बन जाता चित्तौड़ का। साथियों देखिए अगर बात करते हैं अपने चित्तौड़ लेकर जाने की, यानी कि वह मेवाड़ लेकर जाए इनके शव को, तो वहां पर साथियों रतन सिंह बैठा था जो कि बहुत ही बलवान व्यक्ति था और राज्य के अंतर्गत अपना प्रभाव रखता था। तो साथियों यह इनको डर था कि भाई दोनों तरफ हमारा जहां भी जाएंगे हमारा मरण ही होगा। तो वह साथियों इसके शव को भीलवाड़ा के अंतर्गत 30 जनवरी 1528 ईस्वी को अंतिम संस्कार कर देते हैं और वहीं पर इनकी 32 खंभों की छतरी का निर्माण कर देते हैं। तो साथियों देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 30 जनवरी 1528 को भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में अंतिम संस्कार के पश्चात में वहीं पर 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवा दिया गया था। साथियों आपको देखने को मिलेगा कि भाई मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत राणा कुंभा की माफ कीजिएगा राणा सांगा की छतरी बनी हुई है जो कि 32 खंभों की छतरी है। साथियों राजस्थान के अंतर्गत 32 खंभों की कई सारी छतरियां हैं, परंतु उन छतरियों के अंतर्गत साथियों एक छतरी हमारे राणा सांगा की छतरी भी है जो कि भीलवाड़ा मांडलगढ़ में स्थापित है। साथियों देखिए यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार हुआ था। अगर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि भाई राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो साथियों आपको 2-4 ऑप्शन मिलेंगे जिनके अंतर्गत आप 100% साथियों मेरा विश्वास है कि आप मेवाड़, चित्तौड़ या फिर उदयपुर क्षेत्र को टिक करेंगे साथियों। परंतु उदयपुर, चित्तौड़, मेवाड़ नहीं होकर इनका अंतिम संस्कार करने का स्थान होता है भीलवाड़ा का मांडलगढ़। साथियों भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में अंतिम संस्कार करने का कारण क्या रहा था, तो वो कारण मैंने आपको पहले बता दिया है। साथियों दोनों और 2 व्यक्ति होते हैं, दोनों नाराज होने के डर से इनके सेनापतियों ने, इनके सैनिकों ने इनका अंतिम संस्कार भीलवाड़ा में ही कर दिया और साथियों या फिर पहुंच जाते हैं अपने अपने घरों की ओर। तो साथियों इस प्रकार से अब मैंने आपको बताया है मेवाड़ के इतिहास के बारे में। और साथियों मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत भी हमने आज अध्ययन किया था उदयकरण, महाराणा रायमल और उसके पश्चात में राणा सांगा के बारे में। साथियों अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे राणा रतन सिंह के बारे में जो कि हमारे राणा सांगा के पुत्र होते हैं। साथियों रतन सिंह के पश्चात में तत्काल पढ़ेंगे हम विक्रमादित्य के बारे में जो कि एक साथियों शासक होते हैं रतन सिंह के पश्चात में बनने वाले। साथियों अपने विक्रमादित्य के बाद में पढ़ेंगे बनवीर के बारे में। साथियों बनवीर वही व्यक्ति है जो कि उदय सिंह की हत्या करता है, हत्या करने के लिए साथियों प्रेरित रहता है और शासन कार्य संभालने के लिए वह तत्पर रहता है। तो साथियों इस प्रकार से हमने आज जाना है, आज की इस क्लास में जाना था मेवाड़ के इतिहास को। और मैं आशा करता हूँ आपको इतिहास की यह क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, आपको बहुत ही सुंदर लगी होगी। तो प्लीज़ साथियों अपने सभी फ्रेंड्स के अंतर्गत, अपने सभी प्रियजनों के अंतर्गत इस क्लास को एक बार शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि साथियों वह लोग भी इस क्लास का आनंद उठा सकें और इस क्लास का वह लोग भी लाभ पा सकें। तो प्लीज़ साथियों धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, और चैनल का साथियों बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे कि साथियों आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।